नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और पूरा दिन का घटनाक्रम आपने देखा, किस तरह से चीज़ें बदलीं, कैसे बीजेपी जीती, प्रचंड बहुमत के साथ जीती। अब कहानी दूसरी है। कहानी ये है कि 3 स्टेट्स तो आपकी आ गईं। अब लगभग जो इस वक़्त जब मैं खबर पढ़ रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट तीनों स्टेट्स में आप डन समझिए क्योंकि कुछ लीड्स हैं और कुछ सीट्स जीत चुके हैं। तो उसी के बेस पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तक का जो रुझान और रिजल्ट है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के हाथ सिर्फ तेलंगाना लगा है। बीजेपी ने इस बार कोई भी मुख्यमंत्री कहीं नहीं प्रोजेक्ट किया था। पीएम मोदी के नाम और काम पर वोट मांगे गए। बीजेपी ने भले ही पीएम के चेहरे पर चुनावी जंग फतेह कर ली हो, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होगा, क्योंकि आपको सीएम तो बनाना ही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब सीएम कौन बनेगा, ये बड़ी कैलकुलेशन है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 160 से ज्यादा सीटें, कैन यू इमेजिन, ये जो नंबर आया ये आज तक कभी नहीं आया था। राजस्थान में 110 से ज्यादा सीटें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर रही है। मैं बता रहा हूं कि जब तक मैं खबर पढ़ रहा था, लीड वगैरह मिला के 54-55 के आसपास की कहानी है अभी तक की। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने अपने सांसद और दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह को उनकी परंपरागत सीट से टिकट भी दिया। तीनों ही नेता भारी मतों से जीतते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब कहानी सीएम की है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की बजाय सामूहिक नेतृत्व और वो कमल का फूल और पीएम का चेहरा, इस सब के बीच उन्होंने चुनाव लड़ा। कई सांसद, कई केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़े। बीजेपी के ज्यादातर दिग्गज नेता चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर सभी चुनाव जीत दर्ज कर रहे हैं। बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर के साथ शिवराज सरकार की जो लाडली बहन योजना है, उसका भी काफी श्रेय माना जा रहा है। और शिवराज सिंह की जो लोकप्रियता है, उसमें उसको भी अहम माना जा रहा है जीत में। ऐसा नहीं है कि वो अहम नहीं थी, वो भारी पड़े हैं कमलनाथ पे। शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की गारंटी कार्ड के काउंटर में लोक लुभावने वादे करके सियासी फिजा को बीजेपी के पक्ष में काफी हद तक सफल रहे। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को अब सीएम पद की रेस से बाहर करना बीजेपी के लिए आसान नहीं हो जाएगा। बीजेपी के लिए एमपी में शिवराज का सियासी विकल्प तलाशना आसान नहीं है, क्योंकि पार्टी के बाकी नेताओं का सियासी ग्राफ एक इलाके तक सीमित है। शिवराज सिंह चौहान को पार्टी वर्तमान का नेता मान रही है, लेकिन भविष्य के नेता के तौर पर उसे नया चेहरा तलाशना होगा। महिलाओं के बीच शिवराज का अपना ग्राफ है और इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है, जो इस बार के वोटिंग ट्रेंड में भी देखा है। कांग्रेस अगर शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और को अगर सामने होते, उनके कांग्रेस के सामने शायद चीजें अपने तरीके से होती। हालांकि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं प्रोजेक्ट किया था, लेकिन सामने तो वो थे ही, और चेहरा पीएम मोदी थे। अगर बीजेपी किसी और को कमान सौंप देती, तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह की किस्मत खुल सकती थी, या खुल सकती है, भगवान जाने। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। सिंधिया का एमपी में सीएम बनने का राजनीतिक महत्वाकांक्षा जग जाहिर है। असम में जिस तरह से कांग्रेस से आए हेमंत बिस्वा को पार्टी ने सीएम बनाया, उस तरह से सिंधिया की किस्मत खुलने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब कहानी ये है कि अगर सिंधिया बनते हैं सीएम, तो क्या जो शिवराज सिंह चौहान है, वो उनको केंद्र में लेके जाया जाएगा? क्योंकि देखिए, ये हो सकता है, मेरी कैलकुलेशन, मेरा दिमाग भी ये कहता है कि ये एक फॉर्मूला संभव है। जो हमने असम का जिक्र किया, वहां भी ये हो चुका है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को अभी, क्योंकि केंद्र के चुनाव तो है ही ना लोकसभा के, और अभी वो प्रभावी भी दिखे हैं बहुत ज्यादा, उनके नाम पे कितना वोट मिला है, महिलाओं ने जो वोट किया है। मुझे लगता है कि ये एक संभावना बन सकती है। हम नहीं कह रहे हैं कौन बनेगा, हम नहीं जानते हैं, भगवान जानता है या बीजेपी जानती है। पहली कंडीशन, शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर वो नहीं बनते हैं तो उन्हें साइडलाइन नहीं किया जा सकता, उनको एलिवेट किया जाएगा और केंद्र में ले जाया जा सकता है। उनको लोकसभा के लिए काम करने के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ाकर केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, या उनको अभी मंत्री बना देंगे और कहेंगे आप करिए काम लोकसभा में। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पे कमान सौंपी जा सकती है। भविष्य के नेता हैं, युवा हैं, अभी लंबी इनिंग खेलनी है उन्हें। दूसरा, जिन कुछ नेताओं का मैंने नाम लिया, राकेश सिंह है, कैलाश विजय, प्रहलाद सिंह पटेल है,
या क्या इनका नंबर किसी तरीके से लग सकता है जितने भी ये केंद्रीय नेता थे, उसकी संभावना मुझे थोड़ी कम है। वो एक प्लान का हिस्सा था बड़े नेताओं को उतारना। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों में से इन बिटवीन 2 ही कोई एक सीएम हो सकता है। अब वो बीजेपी क्या सोच रही है, विधायकों के साथ बैठक होगी, उसमें क्या निकल के सामने आता है, तमाम कैलकुलेशंस हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। राजस्थान। राजस्थान की सत्ता में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करती नजर आ रही है। अब तक जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूं तो 110 से ऊपर चल रही थी। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, 70 के आसपास सिमट गई है। बीजेपी ने किसी भी चेहरे को वहां भी मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं वहां पे घोषित किया था। अब वसुंधरा राजे को आगे करके चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन नहीं लड़े। इसके बावजूद 110 से ज्यादा सीटें वहां पे मिलती दिख रही हैं। तो अब सवाल यह है कि वहां पर चेहरा कौन होगा। वसुंधरा एक कद्दावर नेता है, सियासी सफर उनका बहुत अच्छा रहा है और प्रदेश में जो है उनका सियासी ग्राफ पूरे प्रदेश में है। उन्होंने कई जगह प्रचार किया है जाके। सीएम की रेस में सबसे आगे तो नजर आ रहा है उनका नाम, लेकिन सवाल बीच-बीच में उठते रहे कि क्या सेंटर के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी खबरें बीच-बीच में आती रही। ऐसे वसुंधरा राजे को पार्टी का फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाना सस्पेंस दिख रहा है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा गुट के तमाम नेता जीत कर आए हैं, इसके चलते उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और एक एक्टिविटी जो आपने शायद देखी होगी, वो चुनाव से रिजल्ट से 1 दिन पहले वसुंधरा राजे का गवर्नर से मिलने जाना, वसुंधरा राजे का आरएसएस के नेताओं से मिलना राजस्थान के, ये कल ही इशारा शुरू हो गया था और मुझे इसलिए लगता है कि एक यहाँ पे संभावना है। फिर भी हम देखते हैं क्या है। देखिए, वसुंधरा राजे का सियासी विकल्प तलाशना आसान नहीं है। आपको लोकसभा भी तो लड़ना है ना। लेकिन फिर भी कुछ नाम लगातार चर्चा में हैं। कौन-कौन से नाम हैं? बाबा बालकनाथ, बिल्कुल योगी की तर्ज पे, वो भी सांसद हैं। उनका नाम बहुत चल रहा है राजस्थान में। कई सर्वेज में उनका नाम था। दिया कुमारी, इनका नाम भी चल रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी रेस में हैं। तो अगर हम इन सबको भी रेस में माने, तो अब कहानी ये है कि आप कैसे साधेंगे, ये सबसे बड़ी बात है फिर। राजस्थान में बीजेपी सियासत में जो फिट बैठेगा और लोकसभा के लिए भी जो काम कर पाए, वैसा जो शख्स तलाशना पड़ेगा। उसमें दिया कुमारी हो सकती हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे राजघराने से आती हैं, तो दिया कुमारी भी राजघराने से आती हैं। उनका भी नाम चल सकता है और राजपूत समुदाय से भी आती हैं। बालकनाथ राजस्थान में बीजेपी के हिंदुत्व जो हैं उसके पोस्टर बॉय हैं वो हिंदुत्व के, और सीएम पद के सर्वे में नंबर 1 पर रहे हैं वो। बीजेपी ने जिस तरह से यूपी में सीएम की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को सौंप दी थी, उसी आधार पर अगर पार्टी फैसला करती है तो फिर महंत बालकनाथ का नंबर भी लग सकता है। उनके सितारे भी बुलंद हैं। बीजेपी ने इस बार हिंदुत्व की पिच पर चुनावी मैदान में उतरी और सीएम पद के दावेदारों में केंद्रीय जो मंत्री हैं शेखावत, उनका नाम भी आगे चल रहा है। तो कुल मिला के अब देखना ये होगा कि अगर मुझे मध्य प्रदेश में 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो मुख्य तौर पे शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो यहाँ पर 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। वसुंधरा राजे हो सकती हैं, दिया कुमारी हो सकती हैं या फिर बालकनाथ हो सकते हैं। अब ये जो मेरी अपनी जो मेरी क्या समझ है, राजनीतिक समझ नहीं है कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी अपनी जो इंट्यूशन कह रही है, मुझे लगता है कि 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। वो ये हो सकता है कि या तो अभी लोकसभा का क्योंकि चुनाव है, ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए वसुंधरा राजे को सीएम बना दिया जाए और फिर लोकसभा के लिए काम किया जाए। ऐसा बीजेपी कर सकती है, ये सेफर स्टेप है। लेकिन आप फ्यूचर की बात करें और बीजेपी के काम करने के तरीके को अगर देखें, आप असम देखें, आप गुजरात देखें, आप यूपी देखें, तो बीजेपी के काम करने का तरीका बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सबसे पहले पार्टी और नीति को आगे रख के फैसला लिया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है कि वो नाराज़ हो जाएगा वो। इसलिए मेरी समझ ये कहती है कि बालकनाथ जो है वो फिट बैठ सकते हैं बीजेपी के सांचे में। उसका एक कारण है, यूपी में बीजेपी प्रयोग करके देख चुकी है और बालकनाथ की अपनी एक छवि भी है। वो एक ऐसे नेता के तौर पे उभरे हैं जो बिल्कुल आप कह लिए कि योगी की ज़ेरॉक्स कॉपी के तौर पे उनको आप देख सकते हैं राजस्थान में। जैसे योगी यूपी में, ऐसे बालकनाथ राजस्थान में।
तो बीजेपी अगर इस पिच पे उतरती है कि उसे हिंदुत्व की पिच पे ही आगे बैटिंग करते हुए 2024 का चुनाव भी लड़ना है, तो सबसे उपयुक्त जो कैंडिडेट है, वो उनके लिए बालकनाथ वहाँ पे बन जाएँगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ जाएगा कि आप वसुंधरा राजे और उनके साथ जीत के आए हुए एमएलएज़ को नाराज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ क्या कीजिएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके लिए मुझे लगता है कि यही हो सकता है कि वसुंधरा राजे को वही पैटर्न कि आप केंद्र में ले आइए, वहाँ पर आप उनको मंत्री बनाइए, एक अच्छा-सा पद दें और काम चल जाए। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ भी मुख्य तौर पे मैं कहूँगा कि ये 2 चेहरे हैं, जिनके बीच में मुझे लगता है कि इधर-उधर होगा। अब वो विधायकों की बैठक और बीजेपी की अपनी समझ और बीजेपी का अपना प्लान, सारी चीज़ें मद्देनज़र हैं। सबसे ट्रिकी राज्य कौन-सा है? छत्तीसगढ़। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासी बाज़ी बीजेपी ने अपने नाम कर ली है, जो कि बहुत सारे एग्ज़िट पोल नहीं दिखा रहे थे। यहाँ पर बिल्कुल किसी को यहाँ भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया था और कांग्रेस बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। भूपेश बघेल के सियासी कद का बीजेपी के पास कोई दूसरा नेता नहीं नज़र आ रहा था। बघेल सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। अब ये जीत का अंडरकरंट था जो कांग्रेस को लग गया और बीजेपी जीत गई वहाँ पर। इसके बावजूद बीजेपी ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, एक बात साफ है कि अब जो है उसके पीछे भी ये जानकर मान रहे हैं कि पीएम मोदी का चेहरा ही वहाँ काम किया है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी पे विश्वास कीजिए आप। वो जो शब्द है ना लोगों को भा गए और वो एक आदिवासी इलाका भी है और वहाँ पर जिस तरीके से आप देखिए द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया प्रेज़िडेंट, वो भी बीजेपी के पक्ष में गया है और बहुत सारी ऐसी केंद्र की योजनाएँ हैं जो आदिवासी इलाकों के लिए चलती हैं। वो फ़ेवरेबल रही हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं, पर आज यहाँ बात सीएम की है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किसी भी नेता को सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया था, पीएम मोदी के नाम पर और उनके काम पर चुनाव लड़ा, लेकिन अब किसी को सीएम तो बनाना ही है। तो डॉक्टर रमन सिंह को उनकी परंपरागत सीट से चुनाव मैदान में उतारा भी गया था। रमन जीतने में सफल भी रहे, लेकिन सीएम पद पर अपनी दावेदारी खुलकर पेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में ऐसा सिस्टम ही नहीं है, ऐसा रिवाज ही नहीं है कि खुल के कोई कह दे कि मैं ही सीएम बनूँगा। अब कहानी ये है कि सीएम वहां पर बनेगा कौन? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं, लेकिन उनकी उम्र सीएम की कुर्सी में बाधा बन सकती है। रमन 71 साल के हैं, जिसके चलते बीजेपी की नजर भविष्य के नेता पर हो सकती है। बीजेपी ने भूपेश बघेल के खिलाफ ओबीसी दांव खेला था और पार्टी संगठन की कमान अरुण साव को मिली। अरुण साव बीजेपी के सांसद हैं और पार्टी ने उन्हें विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या सीएम की रेस में वो भी शामिल हैं? साल 2003 में बीजेपी ने सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था और चुनाव जीतने के बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रमन सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया था। यही वजह है कि बीजेपी अगर सरकार यहाँ पर बनाती है तो मुख्यमंत्री पद पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का दावा मजबूत माना जा रहा है। सीएम पद के तीसरे दावेदार हैं बृजमोहन अग्रवाल। ये कौन है? रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से ये बार के विधायक हैं और इस बार की बात करें तो 8वीं बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। रमन सिंह सरकार में वो अग्रवाल मंत्री रह चुके हैं। अग्रवाल जो है वो मंत्री भी रह चुके हैं। स्वच्छ छवि के सरल सहज नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण में फिट नहीं बैठते। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सीएम के लिए सरोज पांडे का नाम भी रेस में है। सरोज पांडे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं। विजय बघेल और रेणुका सिंह का भी सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है, लेकिन विजय बघेल चुनाव हार गए, जबकि रेणुका सिंह आगे चल रही हैं मेरी खबर पड़े जाने तक। और रेणुका सिंह आदिवासी समुदाय से भी आते हैं, लेकिन क्या पार्टी उन्हें सीएम बनाएगी? क्योंकि यहाँ खाली मुद्दा ये नहीं है कि सीएम किसको बनाना है, मुद्दा ये भी है कि आपको उस सीएम को विकास के सांचे में फिट भी रखना है, वो एक्टिव सीएम होना चाहिए। लोकसभा चुनाव भी आगे आपने जीतना है, वो जिताने वाला भी होना चाहिए। सभी वर्गों को साथ लेके चलने वाला होना चाहिए और केंद्र की चॉइस और विधायकों की चॉइस भी होनी चाहिए और डॉक्टर रमन सिंह जो है वो भी इग्नोर्ड न लिखे, साइडलाइन न दिखे, ऐसा भी देखना है। और यहाँ मेरी छत्तीसगढ़ में ये समझ कहती है कि डॉक्टर रमन सिंह तो फ्रंट रनर हैं ही हैं, क्योंकि आपको लोकसभा चुनाव भी जीतना है। तो अगर आप उन पे विश्वास दिखाते हैं, तो एक कुशल नेतृत्व देके आप लोकसभा के लिए भी पिच तैयार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई एक हिडन चेहरा, जितने हमने नाम लिए हैं, उनमें से जो जीते हैं या फिर जो केंद्र की चॉइस हो सकते हैं, वो सीएम पद के लिए दूसरा यहाँ पे चेहरा हो सकता है। तो सब जगह के लिए हमने आपको 2 चॉइस बताई हैं। अब राज तिलक किसके भाग्य में है वो तो भगवान जाने, लेकिन ये सब चल रहा है सियासत में। आप भी कमेंट करके नीचे अपनी राय बता सकते हैं कि
आपको क्या लगता है? वो भी महत्वपूर्ण है। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।